वेलकम टू द क्लास। फिजिक्स के सुपर सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट डे हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। लास्ट में जो फर्स्ट इकाई थी प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद हमने पढ़ा लेंस के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा मानचित्र के बारे में और प्रिज्म क्या होता है। ये सभी चीज़ें हमने प्रकाश के अंतर्गत, ये समझ लेना हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ है प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत जितने से कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स जितने बन सकते थे हमने आपके सामने सभी डिस्कस किए। तो प्रकाश हमारा ये समझ लें 14 क्लास में कंप्लीट हुआ है। तो 14 से 15 क्लासें केवल ये जो हमारी नेक्स्ट इकाई है विद्युत, ये सेकेंड इकाई है, हमारी फर्स्ट इकाई थी प्रकाश। तो प्रकाश की हमारी 14 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है विद्युत। ये सेकेंड नंबर की यूनिट है जिसका नाम है विद्युत। तो विद्युत में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव। ये हमारा यूनिट का नाम है और इसी में फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। इसी का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसमें आवेश का प्रभाव कैसे होता है, ये सभी चीज़ें, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम आज की क्लास में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए आपको पूरा एंड तक देखना है। ये समझ लेना यहाँ से विद्युत से यहाँ से समझ लेना 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन केवल इसी पोर्शन से बनते हैं। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसी से केवल बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही कायदे से समझना है। और अब चलिए आज की क्लास को अपना यहीं पर हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। और हम कम्युनिटी पोस्ट में डेली ये समझना करीब 5 हम क्वेश्चन आंसर पुटअप कर रहे हैं। तो उसका आप वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे आपके पास जो नॉलेज है उसका आप वहाँ पर प्रदर्शन कर सके और आपको लगे कि हाँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है और हमारे में अभी क्या कमी रह गई है। तो हम डेली ये समझ लेना कम्युनिटी पोस्ट में 5 क्वेश्चन डालते हैं। तो आपको उनका आंसर डेली देना है, जिससे आपको पता चले कि हमारी कहाँ किस लेवल पर हम स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डेली 5 क्वेश्चन डेली पुटअप करते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन के आंसर वहीं पर होते हैं, तो आपको वो भी अपनी कॉपी में हल करना, उसके बाद वहीं पर जो सही हो उसमें क्लिक करना है। तो चलिए अब अपनी क्लास को यहीं से अब कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम पढ़ रहे हैं विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा में पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए आवेश, क्योंकि आवेश से ही बनती है धारा। तो आवेश तो वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये हम जानेंगे। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, ये किसी पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं, जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता। देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं, तो उसे उस पदार्थ का वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे समझ लेना, इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, ये डिफिनीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन कई बार आई है। Q से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह एक भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत आवेश ये 2 प्रकार का है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार है वैद्युत आवेश के। अब हम यहाँ पर आपके सामने केवल चैप्टर की एक नींव तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के हैं।
वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर पर है धनात्मक, इसके बाद धनावेश, जिसको धनात्मक आवेश या धनावेश, इसके बाद सेकेंड नंबर पर होता है ऋणावेश। सेकेंड नंबर पर होता है हमारा ऋणावेश। फर्स्ट नंबर पर हमारा होता है धनावेश। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब इसे हम क्यों से पता करते हैं। और इसके बाद अब ये हमारा धनावेश और ऋणावेश। अब आपके सामने एक ये आता है वैद्युत आवेश क्या होता है और इसके प्रकार बताइए, तो आपको केवल इतनी डिफिनेशन लिखनी है। उसके बाद वैद्युत आवेश दो प्रकार के होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब इसके बाद जब सजातीय आवेश यानी कि एक ही प्रकार के आवेश एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अब हमने ये आपके सामने ये इतनी बड़ी परिभाषा क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर के 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको टाइम देकर लिखा है। तो देखो एक ही प्रकार के आवेश, इसका मतलब समझो चाहे धन हो, यहाँ पर धन है, यहाँ पर धन है, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। इसमें आपस में लगेगा रिपल्सन फोर्स, ये आपस में एक दूसरे को ऐसे प्रतिकर्षित कर देंगे। तथा विपरीत आवेश एक धन हो एक ऋण हो, तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसमें लगेगा आकर्षण बल और इसमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। हमने आपको बता दिया कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आपको ये याद रखना है। और इसके बाद इसका मात्रक भी आपके सामने आ जाता है, तो इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है, एसआई पद्धति में मात्रक, आपको मात्रक भी याद होना चाहिए। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हुआ? कूलाम। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक। अब इसके बाद इसका सीजीएस में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। सीजीएस में क्या होता है तो ये पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा, लेकिन आप अपने केवल ये जनरल नॉलेज में सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका क्या होगा? स्टेट कूलाम। एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम, ठीक। एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है? वैद्युत आवेश का। एसआई पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमारा आता है मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश का वह न्यूनतम रूप होता है, उसी को मूल आवेश, वैद्युत आवेश के न्यूनतम रूप को ही मूल आवेश कहते हैं। Q बराबर NE, यहाँ पर सूत्र भी लिख देना, ये हमारा Q बराबर NE, जहाँ पर Q क्या होता है? Q है हमारा वैद्युत आवेश, जहाँ पर Q है वैद्युत आवेश। इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा है तो इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते नहीं वैद्युत आवेश से, लेकिन आपको ये याद रखना है इसमें जो 1 नंबर 2 नंबर सवाल बनते हैं तो वैसे ही बनते हैं, तो इस वजह से इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल से जब आएंगे तो न्यूमेरिकल से ही बताए जाएंगे, ठीक है। वैद्युत आवेश, यहाँ पर Q क्या होता है? वैद्युत आवेश, और N क्या होता है? आवेश की मात्रा। N क्या होता है? Q बराबर NE, जहाँ पर क्या होता है? Q होता है वैद्युत आवेश और E होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका E का मान होता है E बराबर 1.6 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E बराबर 1.6
6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। और n बराबर जहाँ पर होता है n 1 2 3 ऐसे यानी एक संख्या होती है। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि Q बराबर n ही होता है, जहाँ पर Q वैद्युत आवेश, n एक से कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, इसमें देखो वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो वैद्युत आवेश संरक्षण में क्या है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी चाहे यद्यप आवेशित कणों को उत्पन्न अथवा नष्ट किया जा सकता है। देखो इसका मतलब वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है हमारे आवेशों के गुण। आवेश के गुण क्या होते हैं, तो आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत आवेश के गुण। जो चीज़ जितनी आप बतानी चाहिए केवल वो चीज़ उतनी वहीं पर टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो वैद्युत आवेश गुण में क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर है, यही होगा हमारा फर्स्ट नंबर कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट, इसको नष्ट अथवा उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट ना तो उत्पन्न। ठीक, ये हमारा पहला यही गुण हो जाएगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, देखिए नंबर ये हो जाएगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणावेश। ठीक, और ये हमारा तीसरे नंबर जो हमारा एक होता है धनात्मक, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। आवेश दो प्रकार का होता है। और जो थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर, चाहे जो वस्तु हो, वस्तु को आवेशित करने पर, वस्तु को आवेशित करने पर, वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है। वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान बदलता है, द्रव्यमान बदलता है। किसी वस्तु को आवेशित करने पर, उस वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। ये चीज़ हो गया। अब वैद्युत आवेश के गुण क्या होंगे, गुण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना गुण भी कि वैद्युत आवेश क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर में तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, वैद्युत आवेश क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और इसके बाद वैद्युत आवेश के गुण बताओ। तो ये सीधे 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा सीधे 4 नंबर में आएगा। तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। इसके बाद वैद्युत आवेश को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है, यानी वस्तु को आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब इसके बाद अब इसमें आ रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसी में आ रहा है चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक। अब हम पढ़ेंगे चालक के बारे में कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। चालक जिसको कहा जाता है कंडक्टर्स। ठीक, वे पदार्थ, इसमें चालक जिसे आपसे नाम से पता चल रहा है, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होगा, जिसमें जैसे चालक क्या होगा, आवेश का प्रवाह, जैसा कि नाम से आपको मालूम पता चल रहा है, आवेश का प्रवाह जब आसानी से हो, आवेश का प्रवाह आसानी से होगा तो वो होगा हमारा चालक। ठीक, अब इसके बाद चालक के एग्जाम्पल देख लो, जैसे हो गया धातुएं हो गई, एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे यहाँ पर आपसे बोलते हैं धातुएं हो गई, विद्युत अपघट्ट हो गया, मानव शरीर हो गया, धातुएं। ठीक, धातुएं, मानव शरीर, धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, जंतु शरीर हो गया, विद्युत अपघट्ट आदि हो गए। ठीक, चालक मतलब क्या होता है, जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से हो, उसको कहते हैं चालक। ठीक, चालक के बाद अचालक। चालक या अचालक मतलब क्या होगा कि अचालक मतलब ये होगा जिसमें अचालक जैसा नाम से पता चल रहा है कि जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, उन्हें अचालक कहते हैं। इसमें क्या होगा, आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। चालक में क्या होगा, आवेश का प्रवाह आसानी से होगा, अचालक में आवेश का प्रवाह नहीं आसानी से नहीं होता है। ठीक, ये होता है हमारा अचालक। चालक में क्या होगा, आवेश का प्रवाह आसानी से होगा, अचालक में आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जैसे हो गया रबर हो गया, कांच हो गया। ठीक, रबर, कांच,
रबर हो गया, कांच हो गया, रेशम हो गया, ऊन, कपड़े, ये सब इजी होते हैं, रेशम, ठीक, ये सब होते हैं अचालक। तो आपको याद रखना है अचालक क्या हो, चालक क्या होगा, जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से होता है, उसको कहते हैं चालक। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, विद्युत घट हो गया। अचालक जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं होता है, उसको कहते हैं अचालक। इसमें एग्जाम्पल होगा जैसे हमारा रबर हो गया, कांच हो गया, रेशम हो गया, ठीक। अब इसके बाद थर्ड नंबर हमारा नेक्स्ट इसी में आ रहा है अर्धचालक। चालक और अचालक के बीच में अर्धचालक, सेमी कंडक्टर जिसको कहते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक। अर्धचालक वे जिनकी, जो समझ लेना, जो जिनकी चालकता चालक और अचालक की मध्य होती है, जिनकी चालकता यानी कि जिनमें चालकता का गुण चालक और अचालक के मध्य होता है, जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य, उसको कहते हैं अर्धचालक। इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल हमारा होता है जर्मेनियम व सिलिकॉन। ये आप नेक्स्ट लास्ट में 12th फिजिक्स में चैप्टर है हमारा सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक, तो हम उसी में ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर्स के बारे में, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ठीक। तो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का सिंबल होता है Ge व सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। देखो हमने पढ़ा चालक के बारे में। चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से होगा, उसको कहते हैं हम चालक। इसमें हमारा एग्जाम्पल हो गया धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, इसके बाद विद्युत अपघट्ट हो गया, ये सभी आते हैं इसमें चालक में। अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं होता है, जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, उसको कहते हैं अचालक। जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, रेशम। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक की मध्य होती है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक की मध्य होती है, उसको कहते हैं अर्धचालक। ये आपको अर्धचालक भी पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल, आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना जर्मेनियम व सिलिकॉन, क्योंकि आ जाता है चालक अचालक अर्धचालक के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको ये केवल इसकी 3 हेडिंगें लिख देनी है, इसके बाद इसके केवल एग्जाम्पल लिखने हैं कि चालक क्या होगा, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से होता है, उसको कहते हैं चालक पदार्थ। जैसे धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, अब इसके बाद विद्युत अपघट्ट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा अचालक, जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, उसको कहते हैं अचालक। इसके उदाहरण हो गए रबर हो गए, कांच हो गए, रेशम हो गया, ठीक, बालू हो गई, मिट्टी हो गई, ये होते हैं अचालक। इसके बाद अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है। ये क्या होते हैं, ये चालक और अचालक दोनों के बीच में इनकी चालकता होती है। देखो अर्धचालक जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेमी कंडक्टर, यानी कि इसमें चालकता के भी गुण पाए जाएंगे और अर्धचालकता के भी गुण पाए जाएंगे या अचालक के भी गुण पाए जाएंगे। तो जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है, उसको कहते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स। इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इसके उदाहरण जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, ठीक। इसमें हमने आपको देखो फर्स्ट हेडिंग क्या बताई, विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा। सर्वप्रथम विद्युत धारा क्या होती है, अभी तो हम केवल विद्युत आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश से ही विद्युत धारा का निर्माण होता है, तो अभी हम उसके नीचे पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश क्या होगी, यहाँ पर धन और ऋण आवेश मिलते हैं। इसके बाद विद्युत धारा के कब आकर्षण होता है, कब प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है विद्युत धारा की दिशा। तो ये चीज़ें हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ये चीज़ हमने बताई आपको। इसके बाद इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि एक ही प्रकार के, ये समझ लेना आपकी यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो एक ही पदार्थ के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे,
तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हमने आपको बताया इसका मात्रक, तो आपको मात्रक याद रखना कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्यू बराबर एन होता है, जिसका जहाँ पर क्यू, ये इसे समझ लेना आपके लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश क्यू का मान कभी दिया जाता है, कभी पूछा जाता है। ये इनमें से मतलब कोई भी मान आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको इससे काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना क्यू बराबर एन, जहाँ पर क्यू क्या होता है वैद्युत आवेश, और एन एक से कोई भी संख्या हो सकती है, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। हमने आपको फिर इसके बाद ने स्ट्रिंग बताया वैद्युत आवेश के गुण। तो हमने फर्स्ट पॉइंट पर ये बताया कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर हमने बताया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। फिर हमारा थर्ड पॉइंट पर बताया कि वस्तु को आवेशित करने पर, चाहे कोई वस्तु हो, वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हमने बताया चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में। चालक क्या पदार्थ होते हैं? चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से होता है, उसे कहते हैं चालक। जैसे धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, वैद्युत अपघट्ट हो गया, ये होते हैं हमारे चालक। अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं होता है, उसको कहते हैं अचालक। जैसे रबर हो गई, कांच हो गई, रेशम हो गए, बालू हो गई, ये होते हैं हमारे अचालक। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह चालकों एवं अचालकों के मध्य होता है, वे पदार्थ जिनकी चालकता या जिनमें आवेश का प्रवाह चालकों एवं अचालकों के मध्य होता है, उसको कहते हैं अर्धचालक। इसके उदाहरण हो गए जर्मेनियम, जैसे हो गया हमारा सिलिकॉन हो गया, तो ये हमारे होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये इसी में आते हैं चालक, अचालक, अर्धचालक में। आपको इसकी एग्जाम्पल अर्धचालक के दोनों याद रखने हैं कि एग्जाम्पल में पूछ देगा बताओ अर्धचालक कौन था इसमें, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, इससे केवल दो ही हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। इसका मतलब ये वैद्युत ऊर्जा को हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी में फर्स्ट हेडिंग आ रही है हमारी वैद्युत ऊर्जा को समझ लेना निम्न स्रोतों से हम प्राप्त कर सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, इसका मतलब ये है, तो वैद्युत ऊर्जा को हम निम्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, निम्न स्थानों से हम वैद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट हेडिंग हमारी आती है सौर ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है, सूर्य, ये समझ लेना सौर ऊर्जा का मूल स्रोत है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या मुख्य स्रोत है। तो हम इससे कैसे हम स्रोत है, अब इससे हम सूर्य से कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखो हम अपनी छतों पर लगाते हैं सौर पैनल, तो सौर पैनल की सहायता से सौर पैनल अपनी छत पर लगाते हैं ना, तो सौर पैनल की सहायता से हम सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और वो अपना घर में यूज करते हैं। तो ये हो गया सौर पैनल की सहायता से, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सौर पैनल की सहायता से हम सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग हम फिर बैटरी आदि इत्यादि में किया जाता है, या अपनी घरेलू काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कि वैद्युत ऊर्जा से, ये समझ लेना सौर ऊर्जा से हम वैद्युत ऊर्जा को कैसे हम बनाते हैं। तो हमने कहा आपको कि हमारी छत पर लगे होते हैं सौर पैनल, तो उसी सौर पैनल की सहायता से हम सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जिसका प्रयोग अपने घरेलू कामों में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद सबसे ज़्यादा भारत में पूर्ति होती है जल ऊर्जा से। तो जल ऊर्जा भी, ये समझ लेना ऊर्जा का हमारा एक साधन है वैद्युत ऊर्जा को निर्माण करने में। इसमें क्या होता है, जल ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, जल ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं, तो उन्हीं बांध में टरबाइन लगाई जाती हैं। टरबाइन, ये जैसे बड़े बड़े बांध होते हैं, ठीक, तो यहाँ से बड़े बड़े बांधों में टरबाइन लगाई जाती है नीचे, ये ऐसी टरबाइन होती हैं, ये कुछ इस प्रकार की होती है टरबाइन, ठीक, ये कुछ इस प्रकार की टरबाइन होती हैं, ठीक। ये बड़े बड़े बांध होते हैं, तो यहीं पर ये टरबाइन लगाई जाती हैं। अब जैसे ही यहाँ से जल गिरता है, ये बांध मान लो ऊपर बांध बना है, ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ एक साथ काफ़ी जल गिराया जाता है, तो यहाँ पर ये टरबाइन आपस में घूमती हैं। तो इसका हम यहाँ से एक जनरेटर में इसका हम वो पावर स्टेशन में इसका हम प्रयोग कर, इसका हम यहीं पर बिजली जो बनती है ना, वहीं पर स्टेशन में इसका हम सीधे लेकर जाते हैं, और वहीं पर स्टेशन में यहीं पर इसको बिजली यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। तो टरबाइन की सहायता यहाँ पर जैसे जल गिरता है, तो यहाँ पर इसको नीचे चलाता है, फिर इसके बाद बहुत ही मतलब कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है,
बहुत ही फोर्स के साथ यहाँ पर जल को रोक कर गिराया जाता है, जिससे यहाँ पर बिजली बनने लगती है, और यहाँ पर हम जल ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर हमारा यहीं पर बल्ब होता है, उसके बाद यहीं पर सब स्टेशन बनाए जाते हैं, तो यहीं पर सब स्टेशन में ये हमारी ऊर्जा काम में आती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा थर्ड नंबर पर हमारी है पवन ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का ये भी एक प्रमुख स्रोत है, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा में क्या होता है, इसमें पवन चक्कियाँ होती हैं, इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं। तो पवन चक्कियों के माध्यम से ये ऐसे ही मान लो पवन चक्कियाँ होती हैं, तो पवन चक्कियों के माध्यम से हम ये जैसे ही वायु का प्रेशर होता है, तो वायु के प्रेशर के साथ ये चक्की घूमने लगती है, तो इससे भी हम ये समझ लेना ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, पवन चक्कियों के माध्यम से। इसमें क्या होता है, टरबाइन के माध्यम से, इसमें हम सौर पैनल के माध्यम से। आपको ये चीज़ केवल हम आपको ऐसे बता रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ तो आपको आती ही होती है कि विद्युत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो सौर ऊर्जा से कैसे हम सौर पैनल से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद जल ऊर्जा कैसे हम जल ऊर्जा हम बड़ी बड़ी टरबाइन से प्राप्त करते हैं। ठीक, और उसके बाद पवन ऊर्जा बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं, तो उन्हीं पवन चक्कियों के माध्यम से हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं पवन ऊर्जा से। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारा है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा हम कैसे नाभिकीय ऊर्जा से हम कैसे प्राप्त करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। अब ये चीज़ हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो नाभिकीय ऊर्जा जब यूरेनियम होता है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, ठीक, जब इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो इसमें एक इसके विखंडन से अपार ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया पर आधारित एक प्लांट लगाया जाता है, जिसे रिएक्टर कहा जाता है। आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे 12th क्लास में। रिएक्टर होते हैं। इन्हीं रिएक्टर की सहायता से ये समझ लेना, यहाँ पर जो ऊर्जा से अपार, जो इससे नाभिक के विखंडन से अनंत ऊर्जा निकलती है, तो इन्हीं रिएक्टर की सहायता से हम उसको चेंज करते हैं, क्या में, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ से हम फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसका प्रयोग ये समझ लें पानी के जहाज़ों तथा पनडुब्बियों में किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, 92 यूरेनियम 235 में जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो रिएक्टर में एक बहुत ही विशालकाय प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद 5 नंबर पर है हमारा रासायनिक ऊर्जा। 5 नंबर पर कैसे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें आता है विद्युत सेल से हम ये समझ लेना, विद्युत सेल से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। ये विद्युत सेल है, तो इसमें बहुत सी रासायनिक क्रियाएँ कराई जाती हैं। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके उदाहरण क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए जैसे वोल्टी सेल हो गया। ठीक, वोल्टी जो सेल होता है, इसी के आधार पर क्या करता है, वोल्टी सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। इसके बाद सीसा संचायक सेल, केवल आपको इनका प्रकार संचायक सेल ये समझ लेना। आपको केवल अगर उसमें कभी लांग में आ जाए, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जो ये चीज़ें और जो बातें बता रहे हैं, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है बस। और उसके बाद रासायनिक ऊर्जा। अब इसके बाद 6 नंबर पर है यांत्रिक ऊर्जा। हम यांत्रिक कार्य करके कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 6 नंबर पर आता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक कार्य करके हम कैसे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत जनित या फिर डायनमो की सहायता से, विद्युत जनित या फिर डायनमो की सहायता से इसमें विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी कुंडली को कोई आपके पास कॉइल है, ये मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। जब किसी कुंडली को, ये हमारे पास कोई कॉइल है, जब किसी कुंडली को बंद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। और यहीं पर कुंडली को घुमाने में जो हम यांत्रिक कार्य करते हैं, यहीं पर कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक कार्य होता है, वही यांत्रिक का बदल जाता है में विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर ये हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है।
ये चीज़ जैसे आप वो समझ लें इंजन में लगा होता है ना डायनमो, तो इसी सिद्धांत पर क्या करता है, यहाँ पर हमको डालते हैं इसमें तेल, तो तेल जैसे हम इंजन में डालते हैं तो इंजन करता है यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य के माध्यम से क्या है विद्युत ऊर्जा में। जैसे इसका मेन उदाहरण ये होता है, ये जो होते हैं घरों के लाइन में जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर इसी सिद्धांत पर जो जनरेटर हमारा होता है, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, जनरेटर जो हमारे घर में होते हैं तो वो ये समझना इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब ये हमारे हो गए प्रकाश विद्युत सेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रकाश विद्युत सेल, ये हमारे प्रकाश विद्युत सेल हो गया। ठीक, प्रकाश विद्युत सेल ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल, इससे भी विद्युत ऊर्जा को, इससे भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, ये हो गए हमारे 7। तो विद्युत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से और प्रकाश विद्युत सेल से। प्रकाश विद्युत सेल से हमें समझना विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये हमारे स्रोत हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो विद्युत ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसके बाद जल से प्राप्त होती है, पवन यानी कि वायु से प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, जिसमें जब न्यूट्रॉन बमबारी कराई जाती है रिएक्टर के अंदर तो उससे हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा, विद्युत सेल में बहुत सारे जब रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं तो उससे हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे वोल्टेज सेल हो गया या फिर सीसा संचायक सेल हो गया, इससे ये उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा, इसमें हमने आपको बताया सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, वो अपने घर में जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर घरों में होता है, तो जनरेटर इसी का यांत्रिक ऊर्जा, जैसे हम उसमें तेल डालते हैं तो वो हमको विद्युत ऊर्जा देता है। अब इसके बाद प्रकाश विद्युत सेल, ये भी इसका उदाहरण होता है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक ये समझना, अभी आपका केवल टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हमने यहाँ पर आपके सामने केवल बेसिक जो हमारे साथ क्वेश्चन बन सकते थे तो हमने आज आपके सामने केवल बेसिक क्वेश्चन ही रखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले दिन जब हमारी क्लास होगी तो इसी क्लास को हम वहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।